याद रहे कि ये कप वो नहीं है। उन्हें छाटते हैं सर। हाँ, कम फिर कुछ ये हैरत अंगेज है, किसी ने दसिया हमें। मुझे कोई और मरहूम याद आ रहा है। 10 seconds to go. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। दिस इज़ यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम। हम आपके लिए फ्राइडे को लेके आते हैं विलिंग बेस के फेसबुक पेज से और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमारी बातचीत होती है। आज के टॉपिक मैं थोड़ी देर में अनफोल्ड करूँगा, पहले आप उन शुरका से मुलाकात कर लें जो आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। डॉक्टर सदाकत अली, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, वेलकम सर टू द शो। और इधर से हम शुरू करते हैं हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस शुमाइला बतूल, आपको भी हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। नदीम नूर साहब हैं, हमारे सीनियर काउंसलर हैं, वेलकम टू द शो। और मिस नाइला अजीज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वेलकम। और यहाँ से मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारे सुल्तानी साहब हैं, रहमतुल्लाह सुल्तानी साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड मिस रिदा ज़हरा, वेलकम टू द शो। ये आज के प्रोग्राम के शुरका हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो फैमिलीज़ के लिए बहुत अहम है। बहुत सी चीज़ें हम विलिंग बेस फेसबुक पेज पे आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आते हैं, आपके साथ डिस्कस भी करते हैं। कई मरतबा ज़िंदगी में ये होता है कि आपका बहुत ही कोई अजीज़, कोई बहुत ही प्यारा लव्ड वन पटड़ी से उतर जाता है, उसको कोई आर्जा ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है जैसे कि कोई जहनी बीमारी हो सकती है, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई मूड का आर्जा हो सकता है, कोई एडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सब्सटेंस एब्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में जब वो ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाता, फैमिली वाले ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे कोई क्विक फिक्स करें और बात बन जाए। ऐसे में फैमिली वाले बहुत ज़ोर लगा देते हैं और उनकी अपनी ट्रेन भी रॉक करने लग जाती है, उनका अपनी बोट भी रॉक करने लग जाती है और फिर काफ़ी तू मैं और काफ़ी प्रॉब्लम फैमिली में शुरू हो जाती है। आज इसी मसले को लेकर हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे ये बात करेंगे और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब जो बात मैं अभी कह रहा था, इस सिलसिले में हम एक के बाद दीगरे 1, 2, 3 प्रोग्राम करेंगे। आज इस प्रोग्राम की पहली कड़ी है और आपसे पूछना ये चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी फैमिली में, जिस तरह से ज़िंदगी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनकंट्रोलेबिलिटी है और हम पहले से बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, और जब कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो भी हमारे बहुत ही प्यारे के साथ, तो हम एकदम जो है हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा देते हैं। सही तरीका, सही अप्रोच क्या होगी? अच्छा, ये कभी कभी नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, ये रोज़मर्रा का मामूल है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम शख्स, कोई बहुत ही प्यारा अनजाने में कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेता है जिससे हमें बड़ी कोफ्त होती है। सबसे कॉमन सिचुएशन तो ये है कि जब यंगस्टर फ़ैसला करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, या फिर वो ऐसे लोगों से रवाबत बना लेते हैं जो माँ बाप को बुरा लगता है, या कोई खामद बाहर कोई ऐसा रिश्ता बना लेता है, कोई ऑफशोर कंपनी बना लेता है, तो उससे जो मसाइल पैदा होते हैं। फिर नशे के मामला भी हैं, जुआ या वीडियो गेम्स या इंटरनेट एडिक्शन, इस तरह के बड़े मामलात हैं जिससे कि लोग फील करते हैं कि उनका जो प्यारा है वो एक तबाही के रास्ते पे जा रहा है, या फिर उनको ज़ाती तौर पर बहुत कोफ्त होती है। जैसे कि अगर एक ही महफिल में बैठे हुए मियाँ बीवी अपने घर में बैठे हुए, अपने कमरे में बैठे हुए स्मार्टफोन के ऊपर गुम हो, तो एक दूसरे के लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस हो जाती है सिचुएशन, और ऐसे में हम रद्द-ए-अमल ज़ोरदार देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए किसी भी शोबे में जहाँ हमने इतनी चीज़ों का जिक्र किया कि बच्चे जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं और वालिदैन उनके पीछे पड़ जाते हैं, गन पॉइंट पे उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं पढ़ते। अब देखिए कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे आज स्कूल में पहली दफ़ा गए होंगे, इम्कान है कि उनमें से 4-5% ही आखिरकार अपनी उस तालीमी मंजिल को पहुँचेंगे जिसके लिए आज उन्होंने स्कूल की दुनिया में कदम रखा। बहुत सी बातें होती हैं जो घरों में हम देखते हैं होती रहती हैं, बहुत सी चिक चिक होती है, बहुत से रद्द-ए-अमल होते हैं, बहुत गुस्सा आता है, और
एक दूसरे की ऐसी तैसी भी होती है और फिर खामोशियाँ छा जाती हैं, एक बीमार खामोशी सी घर की फ़ज़ा में नज़र आती है और लोग एक दूसरे से पहलू तही करते हुए ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का बड़ा आसान हल है। अगर हम चाहें तो हम अपने प्यारों की बहुत मदद कर सकते हैं जी। हम अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी निगहदाश्त का बीड़ा उठा सकते हैं। फिर हम दूसरे फैमिली मेम्बर जिससे कि हमें कबाहतों का अंदेशा है या जिसकी ज़िंदगी तबाही की डगर पे चल रही है, तो उसको भी हम उसके बिहेवियर में भी काफ़ी अच्छी चेंजेस ला सकते हैं और ये ऐसा हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी अकल कई बातों को बहुत आसानी से समझ सकती है जो इस ज़ुमरे में काम आ सकती हैं। मसला ये नहीं है कि सही रास्ता पता नहीं होता या हम सही रास्ता नहीं जान सकते। आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, हर चीज़ का एक सही रास्ता आपको आसानी से वो बता देते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस रास्ते को इख्तियार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे कुछ पैटर्न बने होते हैं, हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा लव्ड वन, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई यंगस्टर हो सकता है, अगर हम उसको डील करें या अगर कोई पावर ऑफ पोजीशन, किसी पोजीशन ऐसी है जो उसकी पावरफुल पोजीशन है, ब्रेड विनर है वो घर का, उसको डील कैसे करेंगे और अगर कोई हमारा जो है यंगस्टर है उसको कैसे करेंगे, इसमें कोई फ़र्क हमारी अप्रोच? बहुत बड़ा फ़र्क है। घर में अगर घर का सरबराह किसी कोताही का मुर्तकिब हो रहा हो तो एक ये बढ़ी हुई मुश्किलात इसमें होंगी, या खामद जैसे कि हमारे यहाँ खामद अपने आप को बिल्कुल बालातर समझते हैं किसी किस्म की तनकीद से, तो वो जो सरताज होते हैं तो जब उनका ताज खतरे में होता है किसी न किसी कोताही की वजह से तो उनके साथ डील करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि औलाद के साथ डील करना आसान होता है, क्योंकि वो आपके दिल के टुकड़े होते हैं, वो आपके दिल में बसते हैं और आप उन्हें बज़ाहिर रोप दे रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, पीछे पड़े होते हैं, नेगिंग कर रहे होते हैं, तो आखिरकार जो है ये बैकफायर करती हैं चीज़ें, इससे हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। और अगर हमारे नाजरीन ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में से गुजर चुके हैं तो उन्हें ज़रूर अंदाज़ा होगा कि इस बेबसी का इलाज कोई ना कोई तो होगा। सर, ये जो चार्ज्ड अप इमोशंस हैं, जैसे आपकी बात से लग रहा है कि रिएक्ट करना जब हमें बेबसी का सामना होता है कि हमारे किसी प्यारे में ऐसे रवैये, ऐसी ख़राबियाँ, ऐसी एडिक्शंस नज़र आती हैं जिनकी हम तवक्को भी नहीं कर रहे थे और हमें कबूल भी नहीं है, तो चार्ज्ड अप इमोशन के साथ रिएक्ट करने के साथ और मुश्किलात तो जो साथ जो चली आती हैं वो तो होती हैं, लेकिन क्या इससे असल इशू जज्बात की गर्द में कहीं खो नहीं जाता होगा? डेफिनेटली खो जाता है, क्योंकि जब भी हम जज्बाती होते हैं, यानी हम बेचैन होते हैं, हम उदास होते हैं, गमज़दा होते हैं या गुस्से में होते हैं, फॉर दैट मैटर जब कभी हम बहुत खुशी में भी होते हैं तो मत मारी जाती है। यानी अंदाज़ा करें कि अगर खुशी का जज्बा भी हमारी अक्ल पे बुरा असर डालता है तो गुस्से का जज्बा या गमज़दा होने से हमारी अक्ल को चार चांद नहीं लग जाते। और सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुम्मीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं।
हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और जो भी हिकमत अमली मेयारी है, स्टैंडर्ड हिकमत अमली, हमें वी डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील वंस अगेन। सब कुछ हो चुका है, सब कुछ तय पा चुका है। दुनिया भर में एडिक्शन का मसला है, दुनिया भर में डेविएंट बिहेवियर का मसला है, और इसका हल भी तलाश कर लिया गया है। सिर्फ हमें उस हल तक पहुंचना है, उसको समझना है, उसको अपनाना है, और जो हमारी पुरानी लर्निंग है उसको अनलर्न करना है, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम में आगे चलना है। और ये बिल्कुल इन ए नटशेल नहीं होता, हथेली पर सरसों नहीं जमती। ये हमें वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ हम चलते हैं, और कामयाबियाँ फिर हमारे सामने आना शुरू होती हैं, और बीच में बम्पी रोड्स भी होती हैं। लेकिन हम कभी भी इस वजह से तो वापस नहीं आ जाते कि सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा थी या कोई उसमें टोए टिब्बे थे या कुछ था। हम चलते रहते हैं बच बचा के, और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इज़ अ स्ट्रेटजी, नॉट अ टेक्निक। हाँ, ये सबसे पहली बात यह है कि हमें जो चोक करना है वो सूट करता है, पर टैंक करना सूट नहीं करता। ये चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं, और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो, और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया, और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। सर, एक प्रॉब्लम ये भी है कि डबल प्रॉब्लम में है, हमारे यहाँ शायद अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ की इतनी ज़्यादा। जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसको उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा होता है, यानी या क्या कोई पेरेंट का डिनाइल होता है कि हमारा बच्चा धोखा नहीं दे सकता, ड्रग्स नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं हो सकता। चूँकि परेशान पेरेंट्स तभी होते हैं, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जो भी केयर गिवर है, जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है। देखिए, इसमें बहुत से पिटफॉल्स और ट्रैप्स हैं। पहली बात तो यह है कि जो गलत काम कर रहा होता है वो छुपा रहा होता है जी। सो बहुत देर तक तो वो पता चलने ही नहीं देता। दूसरी बात यह है कि जब घर वालों को शक होता है तो वो शक का फ़ायदा जो है अपने प्यारे को दे देते हैं। उन्हें तकलीफ़ होती है शक से, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बदगुमानी करने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास मसला नहीं होगा, जल्द ही ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तीसरा ये होता है कि अगर हम इससे बात करेंगे तो इसकी झिझक खुल जाएगी, तो फिर ये तो सामने ही करेगा। और इस बारे में उससे पहले तो हम बच्चों से बात कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं इस तरह हम आइडिया ना दे दें। हम हर चीज़ के बारे में अपने प्यारों से पहले बात कर सकते हैं। जो हमारे खदशात हैं उनके बारे में हम अप फ्रंट बात कर सकते हैं कि आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमारे ये खदशात हैं कि एक दिन कोई ना कोई आपको वर्गलाएगा और आपको ड्रग्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। हम कभी भी ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमारे बच्चे बुरा मनाएंगे कि आपने मेरे पे शक किया, मैं तो बहुत समझदार हूँ और मेरी तो बड़ी विल पावर है, तो मैं लोगों के पीछे लगने वाला तो नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम सब इंसान वल्नरेबल होते हैं। हमें कभी भी मासूमियत में आगे बढ़ के ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि जो उन हरकत में मुलव्वस हैं जो हम कभी नहीं करना चाहते, महज इस वजह से कि हम सोचें हमारी तो अक्ल ही बहुत ज़्यादा है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी किस्म के क्राउड के साथ आइडेंटिफाई करें तो हम
अपनी सही डगर पे चलते रहेंगे। कम से कम मैंने आज तक यही समझा और मैंने कभी किसी ऐसी कंपनी को, ऐसी क्राउड को मैंने ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं की कि जिनकी हरकतें मुझे पसंद ना हो। और उसकी वजह ये नहीं कि मुझे उनसे कोई निस्बत है, उसकी वजह यह है कि मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास है कि मैं वल्नरेबल हूँ, लिहाजा मैं कभी भी ऐसे लोगों से या ऐसे क्राउड से मिलने से परहेज़ ही करता रहूँगा कि मैं कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा कि मैं उनमें मिलूँ जुलूँ, लेकिन मैं उनसे जो है को बुरी आदतों को ना अपनाऊँ। ये बिल्कुल भी मैं इस गलत फहमी में ख़ुद भी नहीं रहना चाहता और किसी को भी नहीं रखना चाहता। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो एक बहुत अहम पहलू आपकी ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि आपका मेल मुलाकात, आपका इंटरेक्शन उसी किस्म के लोगों से होना चाहिए कि जो मुआशरे में बहुत पसंदीदा लोग हैं और कामयाब लोग हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा जो लोग कहते हैं कि जी मेरे सामने भी बेशक लोग 10 लोग करते रहे, मैं कभी भी नहीं हाथ लगाऊंगा, तो ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस होने का साइन है? आई थिंक ये गुमराहकुन ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अक्सर मुझे बताया मेरे क्लाइंट्स ने कि वो लोगों को इस बात पे बहुत समझाया करते थे, डांटा करते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, और फिर बाद-अज़ां कहते एक दिन मैं खुद करने लगा। तो आप अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। सर पेरेंट्स जो फादर अगर अल्कोहलिक है तो बच्चे समटाइम्स हमारे यहाँ पर क्लाइंट्स शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने शुरू से फैसला किया था कि ड्रग्स नहीं कभी करनी, बट अल्टीमेटली उनका कोई वीक मोमेंट लाइफ में आ जाता है कि वो ड्रिल कर जाते हैं। बहुत अनकॉन्शियस ताकतें हैं जो हम पर असर कर रही होती हैं, ना नज़र आने वाली ताकतें हम पर असरअंदाज हो रही होती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, क्योंकि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो नकलची होते हैं, जो हमारे इल्म में लाए बग़ैर हमें मजबूर करते रहते हैं, वो ज़हनी खुलिए, वो दिमागी खुलिए कि हम दूसरों की नकल में आगे बढ़ते रहते हैं। आप देखिए मुआशरे में बड़े बड़े बाशऊर लोग बहुत अजीबो गरीब रस्म व रिवाज में पड़े होते हैं, ख़ास तौर पर खुशी गमी के मौक़ों पे आप देखिए कितने भी समझदार लोग हों वो आपको वही धूम धड़का करते हुए नज़र आएंगे खुशियों के मौके पे जो बज़ाहिर कोई सेंस नहीं बनाता। सो आप ये समझ लें कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट हकीकी और साइंसी तौर पर मौजूद है कि जो हमारे काबू में नहीं आता, और एक दफ़ा हम अपने आप को हालात के रहमो करम पे छोड़ दें, यानी दूसरे लोगों के साथ मेल मुलाकात में एहतियात ना करें, तो फिर लामोहल्ला फिर हम वही करेंगे जो कि दूसरे करते हैं। और ये ज़्यादातर हम जो ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे लैंग्वेज है, हम लोगों को देख के सीखते हैं बग़ैर किसी कोशिश के, रस्म व रिवाज को भी ऐसे ही हम सीखते हैं और हमें इससे बहुत फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन इससे हमें नुकसान भी हो सकता है, तो हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। फैमिलीज़ किस तरह से आपको बेहतर बना सकती हैं? फैमिली जो है यूनिट है, मुआशरे का इकाई है, और फैमिलीज़ ही में हमारे लव्ड वंस होते हैं। किस तरह से फैमिलीज़ डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, कैसे डिसफंक्शनल हो जाती हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम मिल बैठ के आज के प्रोग्राम में विलिंग वेज के इस फोरम पे बात करें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ हैं, और मैं हमारे जो आज के शुरका हैं उनमें ये भी कहूँगा कि जो लोग अभी तक ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि फ़ौरन एक्टिव हो जाएँ, क्योंकि बाएं वाले जो है वो सबकत ले जा रहे हैं और दाएँ वाले खामोश हैं। ये सब जो है मुद्दा सुलझाने के लिए और देखने के लिए कि ब्रेक के बाद क्या होने वाला है, हमारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। और वक्फे पे जाने के दौरान मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से यहाँ की आवाज़ बंद करके देख लूँगा कि आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। और मुझे ये देख कर बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप लोग काफ़ी इंटरेक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेक्टिवली लाइव कमेंट्स कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को। और आप जैसे कि जानते हैं ये जो मसाइल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आप हम सब की फैमिलीज़ हैं। कोई अलग लोग नहीं होते जिनको किसी बीमारी का सामना होता है या किसी मुश्किल का सामना होता है, या जिनके घर में कोई जहनी अमराज आ जाते हैं या कोई और किस्म की किचकिच हो जाती है। हम सब मुआशरे में उसी तरह से हो जाता है। और बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारे सवाल जो थे वो जहनों में मेरा ख्याल है आपने इंटिमिडेट किया था कि सवाल किए मैं अब वो उधर जो है ना जिस तरह से वो बास्केटबॉल में नहीं यूँ करके पास करते हैं और उसको हिट करते हैं, मेरे ख्याल में सामना नवाज जो है वो बिल्कुल पूछना चाह रही है। जी, मैं एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगी और सवाल भी पूछना चाहूँगी कि यूजुअली जब किसी की लाइफ में इस तरह का क्राइसिस आता है कि उसके लव्ड वन किसी भी मुश्किल में आता है, या फिर जैसे बात की कि ट्रैक से हटना शुरू होते हैं, तो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इस बात में वक्त गुजार देती हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, और वो प्रॉब्लम के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देती हैं रीजंस पर ज़्यादा। बिल्कुल, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, जवाब उनको बहुत सारे चाहिए होते हैं, लेकिन सलूशन की तरफ उनको जाने में काफ़ी वक्त लगता है। उसमें कहीं ना कहीं उनका ग्रीफ भी शामिल होता है। तो सर, ये जो प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ज़्यादातर वक्त गुजारने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए? ज़्यादातर लोगों को जब ये ऐसे मसले अपनी फैमिली में पेश आते हैं तो सबसे पहले तो वो काफ़ी नदामत में डूब जाते हैं, जैसे एम्बैरसमेंट होती है। उनका ख्याल होता है कि उनका प्यारा क्यों इस कबाहत में पड़ गया। वो उसे जज करते हैं जैसे किसी बहुत गुमराही के साथ या बेअतदाली के साथ जो है वो उसको जज करते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जो डेविएंट बिहेवियर है या सब्सटेंस अब्यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि 100 साल पहले निस्बतन बहुत कम लोग थे जो नशे की चॉइस करते थे और बाद में एडिक्शन में वो जाते थे, और ये पिछले 300-400 साल में ओवरऑल ये जो फिनोमिना है जो डेविएंट बिहेवियर का है ये वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी वजह जब मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि वजह बज़ाहिर उसकी बहुत अच्छी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जब तक अभी लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे, यानी बाकायदा स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन का जब तक आगाज़ नहीं हुआ था, तो लोग बाद अज़ां अपनी ज़िंदगी में नशे की चॉइसेस की तरफ बहुत कम जाया करते थे। लेकिन जो लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, जो लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी हर सब्जेक्ट में अब स्पेशलाइजेशन आ रही है और लोग एक ही डायरेक्शन में बहुत आगे जो बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर ये जो डेविएंट बिहेवियर है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक समझदार होने या ना होने से है। और एक्सपोजर का भी इसमें ताल्लुक है कि एक्सपोजर भी ज़्यादा, क्योंकि एक्सपोजर से भी ताल्लुक है। लेकिन दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जो हमें गौर करना पड़ेगा जो इंसान को नशई रवैयों की तरफ लेके जाती हैं। एक चीज़ है जो उसको नशई रवैये की तरफ लेके जाती है, वो उसकी इंटेलिजेंस है, और जो चीज़ लोगों को नशई रवैयों से बचाती है वो समझदारी है या विजडम है। सो आप यूँ समझिए कि जब बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे तो वो क्या किया करते थे, वो वही काम करते थे जो उनके वालिदैन कर रहे होते थे, और बहुत अर्ली एज में वो अपने वालिदैन के पेशे से भी मुंसलिक हो जाते थे, वालिदैन की मदद भी करते थे, और वो तेज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी में राहें तराशते रहते थे, अगर चाहे वो बहुत तरक्की याफ्ता ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तालीम के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। इस तालीम से तो आज हम दुनिया में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साइंटिफिक जो एडवांसमेंट हुई है वो तालीम की वजह से हुई है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है, जो मेडिकल एडवांसमेंट हुई है वो तालीम की वजह से हुई है। लेकिन कहीं अनजाने में समझदारी रास्ते में कहीं खो गई है और वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। अब देखिए मेडिकल कॉलेज में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समझदारी की कोई बात उन 5 सालों में
किसी तालिब इल्म को नहीं बताई जाती जो मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो खुशी गमी में भी नहीं जाता, वो हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है। जहाँ कहीं टेक्निकल एजुकेशन भी हो, जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या लॉ कॉलेज है या जहाँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो एक लाजमी सब्जेक्ट है वो विज़डम होना चाहिए, वो समझदारी होनी चाहिए कि आपको उस दौरान जबकि आप एक प्रोफेशनल बन रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं या डॉक्टर, इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट या कुछ भी ऐसा पेशा अख्तियार कर रहे हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड अपनी नेचर में है, तो साथ समझदारी की जो बुनियादी बातें हैं वो उनको बताते रहा करें, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है या फ्लेक्सिबिलिटी है लाइफ में, या अपने बिहेवियर पर नज़र डालना और अपने आप को पहचान लेना जहां हम गलती करते हैं, या काम को शुरू करने में जो हिचकिचाहट है उसको कैसे दूर करें, या काम को मुकम्मल करके कैसे दम लें। हमारे घरों में भी वालिदैन जो है वो बस एक चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं कि बेटा तुम पढ़ा करो, बस एक दफ़ा तुम पढ़ लिख जाओ तो फिर देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और आपके और हमारे सामने रोज़ाना ऐसे लोग जो पाकिस्तान से या बाहर से पढ़ के आते हैं, जो डॉक्टर्स, हमारे मरीज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स पर मुश्तमल है, और आपको ज़रूर हैरत होती होगी कि इतने लाइक फ़ाइक लोग, इतने ज़हीन फ़तीन लोग जो हैं ये आखिर नशई रवैयों को क्यों अपना लेते हैं। जब कभी भी घरों में ये सवाल उठेगा कि लोग वैल्यूज़ को क्यों एडहेयर नहीं करते, क्यों फॉलो नहीं करते, क्यों गलत फ़ैसले कर लेते हैं, क्यों आसानी से वो पटरी से उतर जाते हैं, तो थोड़ा सा गौर करने से पता चल जाएगा कि घरों में हम इक़दार के बारे में, सच के बारे में और तर्ज़ अमल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अव्वल आकर दे, और उसमें भी हम कामयाब नहीं हैं। अगर देखा जाए तो जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से सिर्फ 4-5% है जो अपनी आला तालीमी मंजिलों तक पहुँचते हैं, और यही जो स्टार बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं फैमिलीज़ के, यही नशई रवैयों में फिर गिर जाते हैं इस भित्ते पर कि वो डॉक्टर हैं या वो इंजीनियर हैं या वो पॉलिटिशियन हैं या वो ब्यूरोक्रेट हैं या वो जर्नैल हैं या वो जज हैं। तो एक एंटाइटलमेंट भी होती है कि चूँकि मैं एक बहुत ज़बरदस्त कामयाब इंसान हूँ तो थोड़ा बहुत गलत काम तो करना चाहिए। उनका ख्याल होता है कि इससे उनको नज़र नहीं लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि नज़र तो लगने की अब ज़रूरत ही नहीं। जो नशई रवैये होंगे समझे कि वो तबाही और बर्बादी के रास्ते पे लुढ़क रहा है और अल्टीमेटली वो किसी गहरी खाई के अंदर जाके गिरेगा, क्योंकि नशई रवैयों के साथ किसी का मुस्तकबिल बेहतरीन नहीं हो सकता। क्या परसेंटेज होगी जिन लोगों को नशे की आगे चल के लत लग जाती है मुआशरे में या इंटेलिजेंट लोगों में, क्या है? देखिए, जहाँ तक अगर आपका सवाल सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में है तो इसका ताल्लुक तो हमारी जिस्मानी हालत के ऊपर है कि हमारा जिस्म ड्रग्स को इफ़ेक्टिवली डील कर सकता है कि नहीं। अगर आप समझे कि 10 लोग कोई चरस वगैरह पीना शुरू करते हैं तो उनमें से एक है जो हार्डकोर एडिक्ट बनता है, क्योंकि उसकी जिस्मानी वल्नरेबिलिटी होती है, उसके जिस्म में कोई कमज़ोरी होती है। लेकिन सब्सटेंस अब्यूज़ वह चीज़ नहीं है जो हमें तबाह करती है। हमारे और बहुत से बिहेवियर्स हैं, नॉन सब्सटेंस ऐसी चीज़ें हैं। इवन खाना पीना अगर हद से ज़्यादा हो, मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को बर्बाद होते देखा है जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो गलत किस्म की खुराकें खाते हैं, जो रात को 2:30 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसके अलावा वीडियो गेम्स जैसी बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाली चीज़ के घर बैठा है बच्चा और वीडियो गेम्स खेल रहा है। छोटे छोटे 4 साल के 3 साल के बच्चे टैबलेट लेके बैठे होते हैं, और जैसे पहले वालिदैन बच्चों को कहते थे जाओ बाहर जाके खेलो, तो अब उसको वो टैबलेट पकड़ा देते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो। सर, पेरेंट्स बेबसी बहुत महसूस कर रहे हैं। जो टैबलेट की आपने बात की ना, तो जब हम फैमिलीज़ को या पेरेंट्स को कहते हैं ना कि आप इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें ताकि इनकी एनर्जीज राइट वे में चैनलाइज हो, तो वो सरेंडर कर चुके होते हैं। नहीं, इससे फिर मैं भी थोड़ा सुकून में आ जाती हूँ और मैं फिर काम कर पाती हूँ अपना। तो उन्होंने कहीं ये इनसिक्योरिटी का मामला है ना। तो पहले जैसे बच्चे घर से बाहर जाके खेलते थे और उनको अजनबियों से यानी मोहल्ले के दूसरे बच्चों से और बहुत से लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलता था,
और वो उनके साथ कोई ना कोई मुज़ाकरात करते थे, कोई ना कोई डील्स बनाते थे या तोड़ते थे। अब तो बच्चे घर से यानी बाहर नहीं जाने दिए जाते, उन्हें डर होता है कि अगर ये बाहर जाएंगे हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके बच्चों को मुआशरे में, इसलिए बच्चों को लोग ज़्यादातर घर में मुक़य्यद रखते हैं और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ उकसाते हैं, जैसे कि घर में बैठ के वो टैबलेट या टेलीविज़न देख लें या इस तरह की चीज़ें कर लें, जबकि बच्चों को बाहर घर से निकल के मामला तय करने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि कहाँ उनको ठोकर लगी है और कहाँ उनको मोहतात होना है। और स्कूलों में भी आपको पता है, अब स्कूल इतने छोटे हैं कि स्कूलों में कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं होते और बच्चे जो है रिसेस टाइम में भी बस वो एक छोटी सी जगह पे वो एक सफोकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चली। सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इनसिक्योरिटी के साथ साथ पेरेंट्स की अपनी सेहत या सकत की कमी भी तो एक मामला है, जिसमें अगर वो गुज़रते वक्त के साथ अपनी सेहत या अपनी नेगोशिएशन स्किल्स या अपनी नेगोशिएशन के मेंटल मसल्स का ख्याल नहीं रखते, और दूसरी तरफ बच्चे लड़कपन से नौजवानी में आ रहे हैं, ज़ोरावर हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू या ज़्यादा अच्छी एनर्जी का इजहार करके अपनी बात को मनवाने में चल पड़े हैं, तो क्या इसमें पेरेंट्स की इस हवाले से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या यही पसमानदगी चलते रहने चाहिए कि जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि बस अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब तो आगे ज़िंदगी आसान ही होगी, या ज़्यादातर लोग कुछ ही जिम्मेदारियां निभा के ये सोचने लगते हैं कि बस अब दुनिया से ही चले जाना है। देखिए, वालिदैन बच्चों के मैनेजर होते हैं और उन्हें दो तरह से बच्चों की परवरिश करनी होती है। या तो पेरेंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे उनके पेरेंट्स ने उनको पाला वैसे वो अपने बच्चों को पालते हैं और ज़्यादातर बच्चे इस तरह पल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को स्पेशल पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम पेरेंटिंग बाय डिज़ाइन कहेंगे। और ज़्यादातर वालिदैन अब टूथलेस होते चले जा रहे हैं, वो बच्चों को कुछ कह तो सकते हैं, मनवा नहीं सकते। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, देयर इज़ अनदर थिंग कि पेरेंट्स बड़े हेल्पलेस इस तरह से फील करते हैं कि जो मिस जुमाइला की बात को मैं एलैबोरेट करूँगी कि पेशेंट समझते हैं कि वी आर वेरी कूल, वो एक कूल फैक्टर आता है और माइट बी देयर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। यही तो बड़ी आम बात है कि वो वालिदैन को बहुत रिडिकुलस भी समझते हैं, वो समझते हैं ये ओल्ड फैशन्ड हैं और एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि यस वी आर। और ये पेरेंट्स का कसूर भी है कि वो हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं हम साडा की है, मतलब वो अपनी जो एक नशो नुमा है वो रोक देते हैं, अपना फैशनेबल होना रोक देते हैं, वो अपना टैकी होना रोक देते हैं, वो सारी उम्मीदें बच्चों से लगा लेते हैं, वो सारा जोर बच्चों पे लगा देते हैं। लोग अपना घर बेच के बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। सो वालिदैन जो कुर्बानियों के पुतले हैं और वो ख़ता के पुतले बन जाते हैं आखिरकार। सो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इस तरह शहीद वफा बनते हैं वालिदैन और बेबस हो जाते हैं आखिरकार, क्योंकि उनके बच्चे उनको सुबह शाम कहते रहते कि तुहानू नहीं पता, सारा कुछ मैनू पता है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों को आखिरकार नुकसान देती हैं और फिर बच्चे कहते हैं जी मुझे आपने बर वक्त समझाया क्यों नहीं था और आपने मुझे सख्ती से क्यों नहीं समझाया था। और जब समझाने का वक्त होता है और वालिदैन कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो परों पर पानी नहीं पड़ने देते। और दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वहाँ भी उनको टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादातर मिलती है। वो मैथ में अच्छे हो सकते हैं, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ना टीचर के पास वक्त होता है, ना इतनी सलाहियत होती है। टीचर हमारे मुआशरे में कोई बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल किस्म का इंसान नहीं होता। आम तौर पर मुआशरे में जिसको कोई जॉब नहीं मिलता तो वो फिर टीचिंग का प्रोफेशन इख्तियार करता है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे बस में हो तो सबसे ऊंचे दर्जे का प्रोफेशन मैं टीचिंग को बनाऊं, क्योंकि उससे नस्लों की आप तरबियत कर सकते हैं। घर पे वालिदैन जो है छोटी मोटी स्किल्स जो हैं बच्चों को सिखा सकते हैं और वालिदैन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम बच्चों को ख़ुद करने का मौका दें। जैसे बहुत अर्ली एज में बच्चे ख़ुद सुबह उठें और तैयार हों और स्कूल जाने के लिए वो आमादा हों, और बच्चे जब बड़े हों तो अपनी तालीम के बारे में
ख़ुद तवज्जो दें और वालिदैन को ये रवैया थोड़ा तर्क कर देना चाहिए कि ये उनका मसला है। ज़्यादातर मसले उनके मसले नहीं होते, उनकी औलाद के मसले होते हैं। उनका मसला ये होता है कि उनकी औलाद के साथ उनका एक बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा तो ये बेसिकली उसका मसला है। अगर वो नशा कर रहा है तो ये बेसिकली उसका मसला है। और वालिदैन का मसला बस इतना है कि वो उनका बेटा है और इस हवाले से उन्होंने ऐसे इक़दामात करने हैं जिससे कि बेटा वापस एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ जाए। और इसके लिए वालिदैन को कुछ ऐसे इक़दामात भी करने की ज़रूरत होती है जो कि उनका दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। और अगर वो कभी ज़्यादा सख्ती से अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं या मना करते हैं तो फिर बच्चे वो जो बात है वो सुनते नहीं, वो ऐसी धमकियाँ देते हैं, ऐसी इनडायरेक्ट बातें करते हैं जिससे कि वालिदैन थ्रेटेंड फील करते हैं, जिनको हम वीटो थ्रेट्स कहते हैं। सर ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जिसमें पेरेंट्स को अपने आप को अपडेटेड या अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप और इसके मामला को, ताकि वो कोप कर सकें? तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें पेरेंट्स को थ्रू आउट अपने आप को अपडेटेड रखने की ज़रूरत? पहली बात तो ये है कि ये सोचना छोड़ दें कि हमारे बच्चे के साथ ड्रग एडिक्शन का मामला नहीं हो सकता, या मेरा खामद तो हमेशा सीधी रास्ते पे ही चलता रहेगा, या मेरे घर का कोई फ़र्द जो है वो इखलाक से गिरी हुई हरकतों में मुलव्वस नहीं हो सकता। ये हम सब ही हैं जो मुआशरा बनाते हैं और हमारे ही लोग होते हैं, हमारे ही ख़ानदानों में से होते हैं, हमारे ही घरों में से होते हैं कि जो लोग जो हैं उल्टे रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं और अपने लिए और घर वालों के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। जैसे कि मुझे नज़र आता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त हो, मुझे नज़र आता है कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, सबसे ज़्यादा ख़तरा उन्हीं लोगों को। जो लोग ज़िंदगी में ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे, सबसे ज़्यादा नशे का ख़तरा उन्हीं लोगों को है। आप अभी भी देख लें कि हमारे मुआशरे में ऑर्डिनरी लोगों की बजाय जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कहलाते हैं, जो सिग्निफिकेंट लोग कहलाते हैं, जो क्रीम है सोसाइटी की, जैसे कि डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा नोटोरियस हैं ड्रग एडिक्शन में। इसी तरह अगर आप लॉयर्स को देखें या आप जर्नलिस्ट को देखें, इसी तरह आप फ़ौज में जो ऊंचे ओहदों पर ख़ास तौर पर लोग हैं उनमें एडिक्शन बहुत पाई जाती है। फिर जुडिशरी में और दीगर ऐसे शोबे हैं, ब्यूरोक्रेसी में, और अगर आप देखें तो पायलट्स में, तो जहाँ भी आप देखें आपको जो लाजवाब लोग नज़र आते हैं वो नशे की बीमारी में और नशेई रवैयों में पूरी तरह डूबे हुए नज़र आते हैं। जो ज़िंदगी में कामयाबियों के घोड़ों पे सवार होते हैं और उड़े चले जाते हैं, उन्हीं को ठोकरें ज़्यादा लगने का ख़दशा होता है। तो थोड़ा पहले से सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी औलाद है और उसने एक दिन यूनिवर्सिटी जाना है तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए कि अगर हम बर वक्त हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर उनके साथ कुछ ऐसी बातचीत करें, उनको कुछ ऐसी स्किल्स देने का हम एहतमाम करें। देखिए, हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, फिर हम ट्यूशन पे भेजते हैं। मेरा ख़्याल यह है कि अव्वल तो स्कूल में ही सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में कम से कम 6 घंटे तो लोग रहते हैं, तो वहाँ ये इनफ टाइम है कि उनको तालीम व तरबियत भी वहीं मिल जाए। लेकिन अगर आप समझें कि तालीम व तरबियत में से तालीम स्कूल में मिले और तरबियत जो है वो ट्यूशन पे मिल जाए, तो कोई इवनिंग में शॉर्ट स्कूल्स हों, जैसा कि कोई 1 घंटे के लिए जहाँ बच्चे जाएं और वालिदैन उनको उसी एहतमाम से वहाँ छोड़ के आएँ कि ये हम इनको यहाँ हिफाजती टीके लगवा रहे हैं कि कल को आने वाली ज़िंदगी में ये कामयाबी से आगे बढ़ते रहें, और अगर ये किसी पेशा वराना ज़िंदगी में जाएं तो ये अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ के साथ चलाएं। अगर ये शादीशुदा ज़िंदगी में जब जाएं तो भी ये अच्छी कामयाबी से अपने जीवन साथी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये जो मेन स्कूल है, जिसे हम सुबह का स्कूल कहते हैं, अगर वहाँ से 1 घंटा कम कर दिया जाए तो फिर ये बहुत आसानी से हो सकता है कि शाम की ट्यूशन में लोग लाइफ स्किल्स सीखने चले जाएं। या फिर अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को लोग स्कूल में जाएं तो फ्राइडे और सैटरडे को लोग जा सकते हैं
अपनी नशोनुमा के लिए, ज़हनी नशोनुमा के लिए और समझदारी के लिए और अपने आप को बचाने के लिए पिटफॉल्स और ट्रैप से। क्योंकि जो भी अपनी हिफाजत नहीं करेगा और आंखें बंद करके ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ता रहेगा तो जल्द या बदेर वो ठोकर खा के गिरेगा। जी माय डियर कलीग्स, मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक भी ले लें। और लास्ट ब्रेक पे हमने ये बात की थी, कुछ लोग जिन्होंने अभी तक सवाल नहीं किया उनको हम जो है वो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें एलिमिनेशन राउंड हो जाता है तो वो एलिमिनेशन राउंड पे नहीं हम जाएंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और वो लाइफ स्किल्स कब सीखें, स्कूल में सीखें, कौन सी जगह पे सीख सकते हैं, सिर्फ बच्चों को लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है, पेरेंट्स को उन स्किल्स की ज़रूरत है या नहीं। हो सकता है कि कोई किसी शोबे में बहुत महारत रखता हो। और डॉक्टर सदाकत एक बात अक्सर कहते हैं कि अगर कोई पीएचडी कर रहा है और वो ये समझे कि मेरे बहुत ज़्यादा पढ़ने से मेरे डॉले बहुत बन जाएंगे, या अगर कोई जो है वर्कआउट कर रहा है और वो समझे कि मैं पीएचडी में बड़े या किसी सब्जेक्ट में बड़े नुमायाँ मार्क्स ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। कौन सी स्किल्स कहाँ पे सीखने की ज़रूरत है और फिर उनसे कैसे कैसे फ़ायदे, लॉ ऑफ हार्वेस्ट क्या है, ये सब बातें हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। और जब आप वापस आएंगे तो रहमतुल्लाह सुल्तानी साहब और मिस नाइला अजीज़ दोनों के पास ताज़ा बताज़ा सवाल मौजूद हैं, वो भी वो करेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैं देख रहा था कि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अल्तमश काज़मीन कह रही हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन, डेवलप एन इंसाइट एंड ट्रस्ट अमंग देम। तो आपके कमेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मिस नाइला आप कुछ पूछ रही थी? जी सर, मैं डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराबियाँ पैदा कर लेते हैं और पेरेंट्स को वीटो थ्रेट देते हैं, तो पेरेंट्स के लिए वीटो थ्रेट से कैसे निपटा जा सकता है? सबसे बड़ा मसला यही है कि जो बच्चे हमारे दिल में रहते हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द कहना शुरू कर देते हैं कि बस हमारी अब कोई ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, और वो बच्चे अपनी इस वैल्यू को जब इस तरह देखते हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी समझदार नहीं होते, उन्होंने ताज़ा जहानत जो है पाई होती है और वो नए नए रास्ते निकालते हैं वालिदैन को तंग करने के। और जब वालिदैन उनको असर्ट करते हैं या वालिदैन उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं या वालिदैन उनको हदायतें देते हैं तो वो उन हदायतों पर अमल नहीं करना चाहते और फिर वो वालिदैन को धमकियाँ देने पर उतर आते हैं, जो वीटो थ्रेट्स जिनको हम यहाँ विलिंग वेज में कहते हैं। वीटो थ्रेट्स ये एक तो होती है ना जो वीटो पावर होती है जो कि सही जगह बिलोंग करती है, जैसे यूनाइटेड नेशन में कुछ बड़े मुल्क हैं और उनके पास वीटो पावर होती है। यहाँ वीटो थ्रेट्स छोटे मुल्कों के हाथ में, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, उनके हाथ में जब आ जाती है तो फिर हम इसको वीटो थ्रेट्स कहते हैं। जब बच्चे जो हैं वालिदैन को जब धमकियाँ देते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी खुद खाना नहीं खाऊंगा और उसे पता है इस बात से वालिदैन को तकलीफ़ होगी, या वो कहते हैं कि अच्छा फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, बस मैं तो आपकी खातिर पढ़ता था, और वालिदैन एकदम नरम हो जाते हैं। या फिर वो कहता है कि अच्छा मैं फिर घर से ही चला जाऊंगा, आपने मेरी ज़िंदगी तंग कर दी है तो मैं घर से ही चला जाऊंगा। बाज़ ये भी कहते हैं कि आप, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपकी औलाद हूँ। हाँ, बाज़ कहते हैं कि भैया आप मेरे साथ कोई तफरीक करते हैं, वो देखे फ़लाँ जो है वो मेरा कज़न, उसके साथ वालिदैन ऐसा सलूक करते हैं, या मेरे क्लास फेलो के साथ उसके वालिदैन तो उसको जो वो कहे वो मानते हैं, तो आप मेरी कोई बात नहीं मानते। या वो कहता है कि फिर अच्छा मैं फिर जो है अपने आप को कुछ कर लूँ। अच्छा, ये जो वीटो थ्रेट्स हैं ये इससे वालिदैन के हाथ पाँव जो है वो फूल जाते हैं, जबकि अगर वालिदैन अपने मिजाज को काबू में रखें और एकदम जो है उनके हाथ पाँव ना फूल जाएं, पैनिक में वो ना आ जाएं, तो वो इन वीटो थ्रेट्स का तज्जिया कर सकते हैं। और इसके अलावा वो इन वीटो थ्रेट्स को देखते हुए कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं कि फिर बच्चे के लिए जवाज़ ना बचे कि वो भूखा रहे या वो घर छोड़ के चला जाए या अपने आप को कुछ कर ले, क्योंकि जब वालिदैन मोहब्बत से ऑपरेट कर रहे होते हैं और सदके वारी जा रहे होते हैं तो ये वालिदैन का एक रूप है। और जब वालिदैन गुस्से में आते हैं और अपनी औलाद को बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं और उनको बड़ी ताने मेने देते हैं, जैसे कि एक वालदा को मैं मिला
पिछले दिनों जो क्लाइंट के तौर पर आई थी और उनको ये बात बड़ी बुरी लगती थी कि उनका बेटा पढ़ता लिखता कुछ नहीं लेकिन गिटार बजाता रहता है। तो आप मना कर सकते हैं बच्चों को कि भी आप पढ़ाई करें और गिटार कम बजाएं, लेकिन इस तरह की बात कहना कि तुम्हें तो फिर लंदन जाना पड़ेगा, वहाँ फुटपाथ पे गिटार बजाने वालों को लोग पैसे सिक्के फेंकते रहते हैं तो उनके कुछ 4 पैसे बन जाते हैं। तो ये जो ताने हैं कि तुम रुल जाओगे, तुम परेशान होगे, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारी मौजें लगी हुई हैं, फिर हम जाएंगे, यानी उसे डिमीन करना, उसे कमतर बताना, उसकी सलाहियतों को कमतर बताना। दर हकीकत ऐसे बच्चों की सलाहियतें कम नहीं होती, उनकी जहानत कम नहीं होती, उनकी एबिलिटीज़ कम नहीं होती। असल जो चीज़ कम होती है वो उनके अंदर समझ बूझ की कमी होती है। उन्हें वो जिसे बिगिन विद द एंड इन माइंड कहते हैं कि दूर तक मुस्तकबिल में झांक सकना, इस बात की बच्चों में कमी होती है अक्सर। या वो इम्पल्सिव होते हैं, अगर उनके ज़हन में अचानक कोई ख्याल आ गया है तो वो कहेंगे कि आज इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, अगर मुझे इस वक्त पिज़्ज़ा ना मिला तो समझे क़यामत आ जाएगी। तो ये जो कमियां कमज़ोरियां हैं बच्चों में, जो समझ बूझ की कमी की वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनको फिर एहतमाम करना चाहिए वालिदैन को कि बच्चों को वो स्किल्स सिखाएं जिन्हें हम यहाँ लाइफ स्किल्स कहते हैं या एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि वो कैसे, अगर एक बात ना हो तो वो दूसरी बात की तरफ तवज्जो दे सकते हैं, और वो कैसे अपने आप को माइल कर सकते हैं कि अगर उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो अपने दिल में मलाल ना लाएं। और वालिदैन को बता देना चाहिए बच्चों को कि आपकी सब ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि सब ख्वाहिशें जो होती हैं अगर वालिदैन वो पूरी करें तो ख्वाहिशें पूरी होने का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी हर बात बतौर बच्चों के मानी जाए तो ख़ुद हमें उससे मज़ा आना फिर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा बच्चों के अपने बेस्ट इंटरेस्ट में भी ये है कि वो ये तवक्को रखें कि वो 4 बातें अगर मनवाने के लिए वालिदैन के सामने रखते हैं तो अगर एक मानी गई है तो समझे ये बड़ी बात है तो उसका मज़ा भी बहुत आएगा, अगर 2 मानी गई हैं तो फिर भी कुछ मज़ा आएगा, लेकिन अगर 4 बातें मानी गई तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। सो इंसान की नेचर ऐसी है, इंसान के दिमाग की बनावट ऐसी है कि अगर हर वक्त उसकी तमन्ना पूरी होती रहे तो फिर भी वो बोर होने लगता है, उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो जब वालिदैन बच्चों से डील कर रहे होते हैं तो उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आप बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप बच्चों की हर बात मानने लगेंगे। ये भी एक नया फैशन है कि वालिदैन जो बच्चों के दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। ये एक ट्रैप है। आपके रवैये दोस्ताना हो सकते हैं, आप बच्चों से प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्त वो होता है जो हर बात मानता है। सो आप बच्चों की हर बात नहीं मान सकते, और आप बच्चों से पहले बता सकते हैं कि देखिए हर बात नहीं मैं मान सकता, कुछ बातें मैं मानूंगा, कुछ बातें मैं नहीं मानूंगा। अगर वो रेशो पूछें तो बता दें कि 4 में से 1 बात मानूंगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा मेरे इत्मीनान के मुताबिक अपना तर्ज़ अमल या तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किया तो मैं 4 में से 2 बातें भी मान सकता हूँ। सो इस तरह जब हम बच्चों के साथ एक उन्हें आइडिया दे देते हैं और उनके साथ हम झूठ नहीं बोलते, जैसे हम बच्चों का सब कुछ ताड़ा ही है ना, साड़ा तो कुछ भी नहीं ना, तो फिर बच्चे जो हैं वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं और वालिदैन को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। सो वालिदैन को चाहिए कि अपना जो तगड़ापन है बतौर वालिदैन वो बरकरार रखें, और हकीकत यह है कि बच्चों को भी तगड़े वालिदैन पसंद होते हैं। मिन्नत समाजत करने वाले, पाँव पड़ने वाले, पाँव में दुपट्टा पगड़ी फेंकने वाले वालिदैन बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बच्चों को वो वालिदैन अच्छे लगते हैं जो उनकी बेहतरी में सख्त फ़ैसले कर सकते हों, और बच्चे जानते हैं कि वो ऐसे वालिदैन पे भरोसा कर सकते हैं जिनके अंदर विल है, जिनके अंदर एजेंसी है, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। बच्चों को वही वालिदैन अच्छे लगते हैं। अगर बच्चों के दिल के अंदर झांक के आप देखें तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका हर फ़ैसला अच्छा नहीं होता और उनके वालिदैन की रहनुमाई उनके लिए लाजिम है। अगरचे हम सब अगर ये फ़र्क करना शुरू कर दें कि हमारी चाहतें और हमारी ज़रूरतों में फ़र्क होता है, और बच्चे भी ऐसा सोचना शुरू कर दें कि उनकी चाहतों और ज़रूरतों में फ़र्क होता है, और ऐसे ही वालिदैन चलें तो मामला सीधे होने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई बच्चा नशे की बीमारी में चला जाता है,
सिगरेट पीना, जिसे सादा सिगरेट कहा जाता है, तो ये सादा नहीं होता, ये बात बहुत सादा है। सिगरेट दुनिया का ख़तरनाक तरीन नशा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस नशे से मिजरेबली मरते हैं वो सिगरेट का नशा है। इसी तरह चरस के बारे में बहुत गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और लोग समझते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, खाली चरस ही पीता है ना, एक दो जॉइंट तो सभी लगाते हैं, उनका ये ख्याल है। अच्छा, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो आजकल बच्चे कहते रहते हैं कि नहीं सब बच्चे करते हैं, सारी क्लास के लड़के सिगरेट पीते हैं या चरस पीते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो बदतरीन हालात भी जहाँ देखने में आते हैं वहाँ यही थोड़े बहुत लोग जो हैं वो ये ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते हैं, लेकिन जो लोग ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते हैं इन बहुत नुमायाँ होते हैं, भले मानसों को तो महसूस ही नहीं ना किया जाता है। जो बंदा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, अपना सीधा सीधा पढ़ लिख के अपने घर वापस आ जाता है, और ऐसे बंदे को तो कोई महसूस ही नहीं करता कि वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो एक हंगामा परवर ज़िंदगी गुजारता है, जो लड़ाइयाँ झगड़े करता है, सिगरेट पीता है, नशे करता है, टीचर के साथ फड्डे डालता है, कोई लव अफेयर में पड़ा रहता है यूनिवर्सिटी में जाके, जो बहुत नुमायाँ होता है, और उसी को जो है लोग देख के समझते हैं कि सब यही कर रहे हैं। तो सब ये नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर लोग जो हैं अब भी सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं और इन कबाहतों से वो परहेज़ करते हैं। सर, वीटो थ्रेट में थ्रेटन फील ना करें पेरेंट्स फिर? देखिए, वीटो थ्रेट जो है इसको ग्रेसफुली देखना पड़ेगा तज्जिए के बाद, और याद रखें कि जब बच्चा कोई वीटो थ्रेट देता है तो वो उस पर अमल नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे पार्टिंग किक नहीं देते। पार्टिंग किक का ये है कि वो कहता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और आप कहते हैं कि जाओ, दफ़ा हो जाओ, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, हम तो दोबारा दुनिया पे आ जाएंगे अगर तुम चले जाओगे। तो ये है पार्टिंग किक। तो ये पार्टिंग किक नहीं देनी चाहिए, बल्कि बताना चाहिए कि ये अगर आप घर छोड़ के चले जाओगे तो इससे मसला तो कोई हल नहीं होगा, उल्टा हमें बड़ी तकलीफ़ होगी, हम तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें मिस करेंगे, हम तुम्हारा बाजू पकड़ के बांध के तो नहीं बैठा सकते, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओगे, लेकिन इस बात से हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी, हमें रिजेक्शन मिलेगी, और हम ऐसा नहीं तवक्को रखते कि तुम हमें इस तरह की धमकियां दोगे। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बातचीत से हल हो सकता है, अगर तुम्हारे पास कोई दलाइल हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो जब भी बच्चा कोई वीटो थ्रेट देता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप ये नहीं कहते कि ना खाओ सानू की, तो ये बात नहीं कहते। आप उससे फ़ौरन कहते हैं कि नहीं, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, और ये असल मसला नहीं है। असल मसला तो तुम्हारी तालीम के बारे में है, या ये जो तुम सिगरेट पीते हो या चरस पीते हो, असल मसला ये है जिस पे हम बात करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक खाना ना खाने का ताल्लुक़ है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और खाना वैसे तैयार है, जब भी तुम्हें खाना हो तो तुम इशारा कर देना, और अगर तुम्हें कोई झिझक महसूस होती है तो तुम खुद ही जाके फ्रिज में से लेके खा लेना, क्योंकि इसमें कोई तुम्हारे लिए नदामत का पहलू नहीं है। तो जब भी कोई वीटो थ्रेट देता है, जब भी कोई ऐसी बात करता है कि अच्छा फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, तो आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की जो है एक नेमत है, इसको संवारना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। तो ऐसा अगर आपके दिल में ख़्याल आया तो क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि इसकी वजह क्या है? हम आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे, और अगर उस मामले में हम आपकी कोई मदद कर सके तो ज़रूर करेंगे, या आपको किसी इलाज की ज़रूरत है या आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो हम जल्द अज जल्द आपको मुहैया करेंगे, ताकि आपका जहन जो है वो हेल्दी हो जाए। क्योंकि अगर कोई अज़राह मजाक भी ये बात करता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है, इससे अच्छा है कि बंदा मारी जाए, तो आप समझे कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब ज़हनी सेहत की अलामत है। और अगर हमारे जहन में कभी ख्याल आता है कि ये ज़िंदगी बेकार है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, अगर ये हल्का फुल्का भी ख्याल आता है तो ये एक बड़ा संजीदा मामला है। आपको किसी ऐसे बंदे से इस ख्याल को शेयर करना चाहिए जिस पे आप भरोसा करते हो, या जिसके बारे में आपका ख्याल हो कि वो आपकी मदद कर सकता है। तो ऐसे ख्याल को अपनी ज़ात के अंदर रखना
मुनासिब नहीं होगा। ऐसा ख्याल हमेशा आप अपने प्यारों से, अपने बड़ों से शेयर करते हैं, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करते हैं, और दोस्त अहबाब को भी चाहिए, दूसरों को भी चाहिए कि ऐसा ख्याल सुन के फ़ौरी तौर पर फतवे ना दें कि तुम ना शुक्र हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो ये है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो वो है। तो हमें दूसरों के साथ रवैये अख्तियार करते हुए कुछ मियाना रवि भी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम हंगामा खड़ा कर देना, स्नब कर देना, एक दूसरे की बात को रद्द कर देना, ये भी ख़राब रस्तों की तरफ ले जाता है, ये साइलेंस की तरफ ले जाता है, और साइलेंस स्किल्स, साइलेंस को अच्छी बात नहीं होती। घरों में एक वीटो थ्रेट ये भी होती है कि इस बंदे से बात की तो ये चुप कर जाएगा और अगले कई दिन बात नहीं करेगा। सो मैं समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से बात करने की बजाय या ख़ामोशी की ज़बान से पैगाम देने की बजाय अगर हम आगे बढ़ के बात कर लें तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन हमें अल्फाज का चुनाव करते हुए देख लेना चाहिए। हमें अगर ज़बानी बात करते हुए मुश्किलात पेश आती हैं तो हमें असर्टिवनेस पे कोई ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, या फिर हम कोई मैसेज लिख के भेज सकते हैं, कागज़ पे लिख सकते हैं, या स्मार्टफ़ोन के ज़रिए अपनी दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर लोग बात करने से इसलिए भी डरते हैं कि उन्हें दूसरे के ख़राब रद्द-ए-अमल की तवक्को होती है। अगर हम घरों में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी बचा के रखें, जो घर का सरबरा होता है कहता है मैं सारा दिन खप तप के घर आता हूँ तो अब मैं फिर ये छोटे छोटे मसले नहीं देखना चाहता। जो ख़तून खाना है वो कहती है कि मैं सारा दिन घर को बनाती संवारती रही हूँ तो अब शाम को मेरा रिलैक्स करने का टाइम आया तो मैं कैसे बात करूँ। मैं समझता हूँ कि हम सब को अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी अपने प्यारों के लिए बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि आखिर को हम सोशल एनिमल हैं, हम सोसाइटी में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, और कुछ ना कुछ एनर्जी बची होगी तो हमारे काम आएगी। वर्कहोलिज़म बज़ाते ख़ुद एक नशई रवैया है जिसके नतीजे में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम दूसरे पे एहसान जताते हैं, फिर हम दूसरे को बिल्कुल कोई ना कोई ताने देते रहते हैं। सो घरों में ये जो माहौल है, ख़ास तौर पर एजुकेटेड घरानों में ज़िंदगी बड़ी मेज़रेबल है। लोग एक दूसरे की बात को तवज्जो से नहीं सुनते, लोग एक दूसरे को ताने देते हैं, और जो ज़्यादा अफ्लुएंट घराने हैं उनमें उतना ही बेसुकूनी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो गरीब घराने हैं या मिडिल क्लास के घराने हैं उनमें वैसे तो एक दूसरे के साथ तालमेल कुछ अच्छा नज़र आता है, लेकिन उनको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं होती, या यूटिलिटी बिल्स उनको परेशान करते हैं, तो वो भी एक दूसरे के लिए कोई मुस्बत रोल अदा नहीं कर पाते। बात करेंगे तो बात बनेगी, और बात करने के लिए इस वक्त जो है रहमतुल्लाह सुल्तानी साहब वो बेचैन। सर मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर सोसाइटी को देखता हूँ ना, तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रिलेटेड वो प्रोफेशनल से या उसके रिलेटेड वो शख्स से ना कंसर्न करता है। लाइक अगर घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड उस पर्सन को बोलेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती कि अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसको छुपाया जा रहा होता है, फैमिली छुपाती है, मतलब उसको कवर करने की कोशिश करती है, उसकी शादी कर लेती है, किसी और कंट्री भी भेज देती है, उम्रा करने के लिए भेज देती है, लेकिन प्रोफेशनल की हेल्प वो नहीं लेती। इसकी क्या वजूहत है, क्या वजह हो सकती है? रहमत ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ बड़ा ही विट्टी क्वेश्चन है कि जब घर में बिजली का कोई ख़राबी पैदा होती है तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, लेकिन जब हमारे किसी प्यारे की ज़हनी सेहत ख़राब होती है या कोई एडिक्शन में जाता है तो हम फिर उसके साथ खींचतान करने लगते हैं, या उसको हम कहते हैं कि इसको किसी और मुल्क भेज दें, या उसको नज़रों से दूर कहीं अलग। और वो ख़ुद भी चाहता है, जो बंदा नशा कर रहा होता है वो चाहता है मुझे कहीं फ़्लैट ले दें और मेरा ख़र्चा उठाएं तो मैं वहाँ सुकून से बैठ के अपना नशे का काम काज करता रहूँ। तो ऐसी चीज़ें देखने में अक्सर आती हैं कि लोग इस तरह एक दूसरे की प्रॉपर मदद नहीं करते, और घर की बात घर में रखना, उन्हें डर होता है कि अगर पेट पे से कपड़ा उठाया तो फिर शायद मुआशरे में हमारा मकाम गिर जाएगा, और वो सोचते हैं कि ये जो ख़ास हमारे घराने में हो रहा है नशे का मामला या इनफिडेलिटी या कोई जुआ खेलने की तरफ राग़िब है या कोई और तरह के मसाइल पैदा कर रहा है, तो ये ख़ास सिर्फ हमारे घराने में है, बाकी सारे मुआशरे में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आई एम हेयर टू टेल यू
कि इतने लंबे तजर्बे के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई घराना ऐसा नहीं होता जहाँ इस किस्म के मसाइल नहीं होते। हर घराने में थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिन पे हम नदामत महसूस करते हैं और उनको घर में छुपा के रखना चाहते हैं, जबकि उनका बहुत ही आसान हल एक्चुअली मौजूद होता है और लोग समझते हैं। मुझे पिछले दिनों एक क्लाइंट से बात करने का मौका पेश आया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई डर नहीं है कि मुआशरे में ये पता हो कि मैं कोकेन इस्तेमाल करता हूँ, ये तो बड़ी कूल चीज़ है, लेकिन ये बात मैं बहुत खुफिया रखना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ काउंसलिंग में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि मुझे अपने आप पे इख्तियार नहीं है या मुझे अपने आप पे काबू नहीं है और मुझे मदद की ज़रूरत है। तो मैं इस बात को बुनियादी तौर पर इसकी नफ़ी करना चाहता हूँ कि हम सबको मदद की ज़रूरत होती है और जो हम में से मदद मांग लेते हैं ये ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो रास्ता नहीं पूछ सकते अगर खो जाए, कुछ लोग तो चेंज नहीं ले सकते दुकानदार से कि उन्हें शर्म आती है, कुछ लोग पानी नहीं मांग सकते किसी से अगर उन्हें प्यास लगी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपने शेल में रहना है ये हमें पसमानदा रखता है, ये हमें कमज़ोर रखता है। अगर हम ज़िंदगी में मदद मांगने को अपना शुआर बनाएं, चाहे वो वालिदैन से मदद मांगना हो या अपने टीचर से या क्लास फेलो से या मुआशरे में लोगों से, ऐसा बंदा जो मदद मांगने के लिए तैयार रहता है वो जल्द अपनी मंजिल की तरफ गामज़न नज़र आता है। एक ब्रेक ले लें, मेरा ख्याल है यहाँ पे एक ब्रेक बनती है और ब्रेक से पलट के आएंगे तो मज़ीद बातचीत भी होगी और रहमत सुल्तानी साहब और मिस नाइला अज़ीज़, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आपकी जगह पे हम ज़ाहिर खाली जगह को पुर भी करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे दूसरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, और फैमिलीज़ आकर भी डिनाइल में रहती है, यानी जब हम उनको बता रहे होते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, हमारे पास आते ही तब हैं जब हिट बॉटम हो चुका होता है। वो शेम, जैसे आपने जाने से पहले, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो शेम उनको बाइंड कर देती है कि मसला इतना बड़ा नहीं है, और वो खुद भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और प्रॉब्लम इनफैक्ट बढ़ती जाती है। मैंने देखा है कि फैमिली जब ट्रीटमेंट में आ भी जाती है तब भी यही प्रॉब्लम, शेम, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, और उनका लव्ड वन है जो वो हील हो रहा होता है, लेकिन वो इसी फियर, शेम, गिल्ट, रिग्रेट की वजह से या ग्रीफ की अदर वर्ड्स वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही होती। ऐसी सिचुएशन में फैमिली को इनफैक्ट क्या करना चाहिए? देखिए, फैमिलीज़ के साथ मसला यह है कि उनके अंदर शेम और पेन का कोई खेल चल रहा होता है। कभी पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो आगे बढ़ते हैं मदद के लिए, कभी शेम ज़्यादा हो जाती है, पेन कम हो जाती है तो वो पीछे हट जाते हैं और मदद को तर्क कर देते हैं। शेम और पेन, शेम पेन कभी सुना होगा आपने, एक इस नाम से शराब भी आती है, तो वो इसी वजह से इसका नाम शेम पेन है कि जो शेम की पेन है वो उसकी तरफ इशारा है बेसिकली, और वो समझते हैं कि जो शेम की पेन है उसको ख़त्म करने का तरीका वो अल्कोहल लेना भी है। लेकिन जब आप काउंसलिंग में आते हैं और रिकवरी में जाते हैं तो शेम और पेन को दोनों को कम करने में आपको बेपनाह मदद मिलती है। और ये बीमारी ऐसी है जो कि एक बंदे को होती है जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपके साथ, और जो तकलीफ़ है वो सारे घर को होती है।
और एक बीमारी है जो एक बंदे को होती है लेकिन वो दूसरे लोगों में भी सरायत कर जाती है, और अगर आप एक का इलाज करेंगे यानी उस आइडेंटिफाइड पेशेंट का इलाज करेंगे और फैमिलीज़ को आप बिल्कुल तन्हा छोड़ देंगे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंटर्स में देखा जाता है कि वो फैमिली पे मेहनत नहीं करते, बट वो कहते हैं इट टेक्स अ फैमिली। किसी भी बंदे को रिक्लेम करने के लिए, किसी प्यारे को दोबारा पूरी तरह ज़िंदगी की शाहराह पे डालने के लिए तमाम फैमिली मेम्बर्स को अपना किरदार निभाना पड़ता है। और ये किरदार खप डालना नहीं है, ना ये किरदार है कुर्बानियाँ देने का, ना आपको इसमें कोई एनेबलिंग करनी है, ना आपने ये कोशिश करनी है कि उसको बार बार क्लीन स्लेट दें कि जी मंडे को ये फिर अपनी ज़िंदगी को संवार लेगा। तो होता यह है कि अगर एनेबलिंग छोड़ दी जाए और उसको क्लीन स्लेट जो हम बार बार देते हैं कि वो अपने नशे के किसी रवैये की वजह से मुसीबत में पड़ता है और हम उसको निकाल लेते हैं और उसकी जो तकलीफ़ है वो अपने सर ले लेते हैं, तो इट डज़ंट वर्क। अगर कोई नशे का मज़ा लेता है तो नशे की तकलीफ़ भी उसी के हिस्से में आनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम अहले खाना के तौर पर ख़ुद उसको कोई तकलीफ़ दें, जो कि आपने देखा होगा फैमिलीज़ ताने देती हैं, फैमिलीज़ बुरा भला कहती हैं, फैमिलीज़ कंपैरिजन्स करती हैं, फैमिली मारपीट भी करती हैं, वो कमरे में भी बंद कर देते हैं, घर से भी निकाल देते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी धक्के देते हैं। तो फैमिलीज़ जो ख़ुद तकलीफ़ें देती हैं, हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि वो तकलीफ़ें वो ना दें, लेकिन जो उसके नशा करने से या नशई रवैयों से जो तकलीफ़ें उभरती हैं उसकी तरफ बढ़ती हैं, तो उनके रास्ते में दीवार बन के खड़े ना हो, वो तकलीफ़ें उसको होने दें। जब नशे का मज़ा भी वो लेगा और नशे से तकलीफ़ें भी उसी तक आएंगी, तो उसको कम से कम एक मुआवजा करने का मौका मिलेगा कि नशे का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नशे का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और आखिरकार किसी न किसी ऐसी घड़ी में जब उसकी अक्ल काम कर रही होगी, वो समझ जाएगा कि नशा उसके लिए एक खसारे का सौदा है और उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक ये नशा अगर रहेगा तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। क्योंकि नशई की ज़िंदगी उसी वक्त बेहतरी की तरफ जा सकती है कि जब वो नशा तर्क करके बहाली की तरफ चलना शुरू करेगा। कोई शख्स अगर ये सोचता है कि वो नशा भी करता रहेगा और ज़िंदगी में शानदार मुस्तकबिल भी हासिल कर लेगा, तो उसे दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे देखने में कभी नहीं आया। मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो नशई है या ड्रग्स लेता है या नशई रवैयों का हामिल है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो मैंने ऐसा कम से कम अपनी ज़िंदगी में होता नहीं देखा। सिर्फ उन लोगों का मुस्तकबिल होता है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं या संवारने में लगे रहते हैं, जो अपनी कबाहतों से छुटकारा पाने की जद्दोजहद करते हैं और कदम ब कदम बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। और मज़ेदार ज़िंदगी भी वही लोग गुजारते हैं जो सीधे रास्ते पे चलते हैं। इंसान बड़ी दिलचस्प तख्लीक है, इनको डेविएंट बिहेवियर से भी मज़ा आता है। यानी जो लोग लाल बत्ती काटते हैं उनको भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो लाल बत्ती पे खड़े रहते हैं चाहे आधी रात हो और कोई ट्रैफिक ना हो, उनको भी बड़ा मज़ा आता है। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, जो इक़दार को एडहेयर करते हैं, जो सच को थामे रखते हैं, जो तन्हाई में भी अच्छी सोचों के साथ चल रहे होते हैं, जो किसी से इंतकाम लेने का नहीं सोच रहे होते, तो यही वो लोग हैं जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मज़ा उठा रहे होते हैं, सेटिस्फेक्शन के साथ। हाँ, और दूसरी तरफ जो अहले खाना है, उनको जब इस चीज़ का सामना होता है कि उनकी आंखों के सामने कि उनके घर का कोई चिराग जो है वो बिल्कुल भी अंधेरों की तरफ जा रहा होता है, तो फिर उनको बाज़ औक़ात उनके आसान ख़ता हो जाते हैं, तो वो बहुत रोते पीटते हैं, वो बहुत खप डालते हैं। तो इससे कुछ नहीं होता। इसी तरीके से बुरा भला कहने से, बेइज्जती करने से भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जो एक ख़ूबसूरत फिनोमेना है जो साइंस ने अब एक्सप्लोर कर लिया है कि तब्दीली कैसे आती है। उसमें किस तरह आपको मोटिवेशन पे काम करना होता है, फिर स्किल्स पे काम करना होता है, आपने नया सोशल कैपिटल या लोगों से ताल्लुकात बनाने होते हैं, किसी रहनुमा की ज़रूरत होती है,
अपनी स्पेस को या गिरदो पेश के माहौल को किस तरह वो अपनी बेहतरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने नफ़ा नुकसान के लिए रोज़मर्रा की बुनियादों पर कैसे वो इन्वेंटरी बना सकते हैं। एक साइंटिफिक बिहेवियर के साथ बेहतरी आती है कि आप अपने प्यारे को एक सब्जेक्ट के तौर पर लें और ख़ुद एक साइंसदान बन जाए। आपने कभी साइंसदानों को झुंझुलाते नहीं देखा होगा, वो जितने भी तजर्बात करें और अगर वो कामयाब नहीं होते तो वो उनको दोहराते नहीं हैं, वो अगला तरीका जो नेक्स्ट तरीका है उसको अपनाते हैं। सो हमें देख लेना चाहिए कि अगर हम बार बार एक जैसे रवैये अपना रहे हैं अपने प्यारे के साथ और उसकी ज़िंदगी बेहतर होने की बजाय ख़राब तर होती जा रही है, तो ये कोई इंसैनिटी वाली बात है कि एक ही काम हम बार बार करें और हर दफ़ा मुख्तलिफ नतीजे को की तवक्को रखें। हमें अपनी कमज़ोरियों पे पहले काबू पाना है, फिर ही हम किसी प्यारे की मदद कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या हमारा अमन, चैन और सेहत बरकरार है। अगर हम अपने आप को कहीं खो चुके हैं और सिर्फ अपने प्यारे के लिए तड़पते हैं, तो आप ये समझ लें कि एक दिन हम अपने प्यारे को भी खो देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी ज़ात को बेहतर बनाएं। फिर उसके बाद यह है कि अपने प्यारे की ज़िंदगी में जो तब्दीली का अमल है उसका चिराग जलाने की कोशिश करें, उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश करें। और उसमें जो सुनहरी रवैये हैं वो दो हैं कि एक, उसकी मदद सिर्फ नशा छोड़ने में करें, दूसरा जो नताइज या तकलीफ़ें उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उनकी राह में चट्टान बन के ना खड़े हो जाएं। बहुत जल्द ऐसा बंदा जो नशा कर रहा होता है वो अपनी ही तकलीफ़ों के हाथों मजबूर होके बहाली की तरफ चलना शुरू करता है, और फिर जब आप उसकी मदद करते हैं तो उसके लिए बहाली ना सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि बहुत मज़ेदार हो जाती है। जी अब्राहम, थैंक यू सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि नशे की तरफ जब हम राग़िब होते हैं तो ये अपने आप में एक्सपीरियंस हंटिंग है, अपने आप में एक नया तजुर्बा महसूस करना है। तो जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, हम एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम तरक्की के साथ साथ और ज़्यादा जॉयफुल होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारी ज़िंदगी में ऐसे किस एक्सपीरियंस, ऐसे किस तजर्बे की कमी है जिसकी वजह से हम नशों वाले एक्सपीरियंसेस की तरफ राग़िब हो जाते हैं? देखिए, जॉय है, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर कोई पीएचडी करता है तो उसके डॉले नहीं बन जाते, ना ही वो मालदार हो जाएगा पीएचडी करने से या आला तालीम से कोई तवक्को रखे कि इससे उसकी शोहरत अच्छी हो जाएगी या इससे उसके रुपया पैसा ज़्यादा आ जाएगा। जो काम हम करते हैं वो हो जाता है, जो नहीं करते वो नहीं होता। जॉय सीखने की बात है। हम इंसान जो हैं वो शुरू से एंग्जाइटी ड्रिवन रहे हैं, यानी इंसान की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसमें जब फितरत ने इंसान को तरक्की के लिए राग़िब करना था तो उसने इंसानों को एंग्जाइटी दी। सो एंग्जाइटी की इंसानों को आदत पड़ गई। पहले तो खाना पीना तलाश करना भी एक बड़ा मुश्किल काम था, तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मुश्किल काम था। हज़ारों साल पहले इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर एंग्जाइटी ड्रिवन थी कि बेचैनी होगी तो हम मूव करेंगे। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। अब हम ज़्यादातर इंसान रूटीन ड्रिवन है। हमारी कुछ रूटीन्स होती हैं अच्छी या जैसी भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उन पे अमल करते रहते हैं। लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ इंसानों के साथ हो सकती है वो टाइम ड्रिवन होना है, यानी डिसिप्लिन्ड हो जाना है कि वो सर्टन रूटीन्स पे भी अमल करेंगे और वो टाइम के पाबंदी के साथ चलेंगे, वो टाइम की कदर करना सीखेंगे। सो इंसान की तरक्की जहाँ और बहुत से पैमानों से नापी जाती है, तो आज इंसान की तरक्की इस बुनियाद पर भी नापी जाती है कि क्या वो एंग्जाइटी ड्रिवन है। अगर उसने सफ़र करना हो तो फ़्लाइट से 4 घंटे पहले सामान पैक करता है, या वो 3-4 दिन पहले चीज़ें निकाल के रख लेता है और 1 दिन पहले पैक करता है। या अगर इंसान रूटीन ड्रिवन है तो क्या वो एक काम ख़त्म करके दूसरा काम करता है लेकिन वक्त का ख्याल नहीं करता। ये एक वैसे बेहतर मंज़िल है एंग्जाइटी ड्रिवन होने से। तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ ये है कि इंसान टाइम ड्रिवन हो, जिसका मतलब है कि वो डिसिप्लिन्ड है और उसे अपने आप को मनाना नहीं पड़ता, बल्कि उसके अंदर से मोटिवेशन उभर रही होती है, उससे अंदर से तहरीक हो रही होती है
कि उसने अपने वक्त पर सारा काम करना होता है और ये शौक़ अंदर से उसे उकसा रहा होता है। तो हम बेचैनी से कोई काम करें तो हमारे जिस्म में बेचैनी वाले केमिकल्स पैदा होते हैं, जैसे एड्रेनलिन। और अगर हमें अंदर से शौक़ से कुछ हम काम करना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो है ओपियम जैसे केमिकल्स कुदरती पैदा होते हैं, जिन्हें एंडोर्फिन और एनकेफलिन कहते हैं, जो मॉर्फिन जैसी खसलत रखते हैं। और वो कुदरती मॉर्फिन है, हकीकी मॉर्फिन है, जो इंसान जिससे फ़ायदा उठा सकता है और उसको काम करने के जज्बे के साथ साथ दानाई के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सो जॉय एक सीखने की चीज़ है, क्योंकि अब बाकायदा एक्सप्लोर कर लिया गया है कि दुनिया में 6000 चीज़ें हैं जिनसे इंसान मज़ा महसूस कर सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि वो 6000 चीज़ों में से कितनी ही चीज़ें होंगी जो हमारे लिए फिजिबल होंगी। हमें बहुत से खेल तमाशे जॉय दे सकते हैं, हमें गोल सेटिंग और कामयाबी जॉय दे सकती है, खाने पीने की चीज़ों से मज़ा आता है, हमें एक दूसरे से मिलने जुलने से मज़ा आता है, म्यूज़िक से हम इंजॉय कर सकते हैं, वो रूह की ग़ज़ा होती है। फिर इस तरह और बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें जॉय दे सकती हैं, फ़िल्में हमें जॉय देती हैं, दुनिया के तजर्बात हमें जॉय देते हैं। तो जॉय एक चीज़ ऐसी है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट भी सीखते हैं। हम दूसरों को एंजॉय करते हुए देखते हैं, हम भी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन हम चाहें तो अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं कि हमने हर वक्त एक जॉय को हासिल करना है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी हसीन से हसीन तर होती रहे। और अगर हमारी फैमिली में से किसी को नशई रवैयों का या सब्सटेंस अब्यूज़ का सामना है, या कोई ओवर ईटिंग को अपनी कुल कायनात समझ बैठा है, तो हम उनकी ज़िंदगी में जॉय पैदा करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और हम कान मरोड़ के किसी को दुरुस्त नहीं कर सकते, हम बेइज्जती करके या बाइकआउट करके किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकते, हम गुस्से में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। गुस्से में आने वाली तब्दीलियाँ सब वक्ती होती हैं, उनमें कोई पायदारी नहीं होती। हम प्रॉपर गोल सेटिंग करके मोहब्बत से आगे बढ़ें। जब हम मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की हर बात मानना शुरू कर दें। मोहब्बत से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हम असर्ट करें, लेकिन लाल पीले ना हों, और फिर हम तहम्मुल के साथ इंतज़ार करें। हम जब इंतज़ार करते हैं और अपने किसी प्यारे के साथ बातचीत जारी रखते हैं तो आखिरकार हमें इससे कामयाबी मिलती है। अगरचे प्रोग्राम काफ़ी जो है वक्त हम आगे बढ़ गए, मगर मैं चाहूँगा कि जाने से पहले मिस महविश जो है उनकी अगर कोई कमेंट है, क्वेरी है, उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे दैट इट ऑलवेज टेक्स अ फैमिली टू क्योर और टू हेल्प द सफरिंग इंडिविजुअल। तो व्हेन इट कम्स टू वेरियस मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो डुअल डायग्नोसिस में भी आते हैं, एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, बट फैमिलीज इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती, दे डोंट कंसिडर इट अ बिग इनफ प्रॉब्लम। हालांकि ये फैमिलीज को उतना ही डिसफंक्शनल कर रहा होता है, बट दे डोंट टेक एनी स्टेप्स टू क्योर इट। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दोज फैमिलीज? वो कहते हैं ना, वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जो बंदा नशाई रवैये में होता है या सब्सटेंस अब्यूज़ में होता है, वो उससे कोई ना कोई अपनी दानिस्त में अपना काम संवार रहा होता है। उसकी नीयत बुरी नहीं होती, वो अगर इत्मीनान चाह रहा है या लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रहा है तो ये नीयत बुरी नहीं है, तरीक़ेकार उसका यानी बुरा होता है। पर अहले खाना की सोच इस हद तक की महदूद होती है कि वो चाहते हैं कि जो गलत रवैया है या डेविएंट बिहेवियर है वो फौरी तौर पर तर्क कर दिया जाए। और उनको जब कोई फैमिली मेम्बर तर्क करता है अपना एडिक्टिव बिहेवियर और मिजरेबल होता है तो फैमिली को कोई परवाह नहीं होती, या यूँ कहा जा सकता है कि फैमिली को पता ही नहीं होता कि वो कितना दुखी महसूस कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जाएं और वो अपनी शॉपिंग करके कहे कि मैं चलती हूँ, तुम करके आ जाना। तो इस तरह नहीं बात बनती। जब फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि हमारा प्यारा नशे से निकल आए और वो नशे से निकल आता है, तो फिर आगे उसके साथ देने की ज़रूरत होती है कि उसके दुख दर्द में, उसके दिल के अंदर जो एक परेशानी सी लगी हुई है, जो एक खालीपन है, तो उसका साथ देना चाहिए, उसका दिल बहलाना चाहिए, उसे मोहब्बत का खेल खेलते रहना चाहिए, उससे प्यार को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब पूरी फैमिली
किसी का साथ देती है तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि आखिरकार सारी फैमिली ही उससे फ़ायदा उठाती है। अगर कोई माँ बाप कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी ज़िंदगी है तो हमें तो बस इसकी परवाह है, तो ऐसी बात नहीं है। जब हमारी फैमिली में कोई नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके रिकवर करने से, उसके सेहतमंद होने से हमें फ़र्क पड़ता है। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। जब वो बेहतरी की जानिब कदम उठाता है तो उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, कदर अफजाई करनी चाहिए, उसे ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। और आपको जो नया सुकून मिल रहा है, जो नई कामयाबी का एहसास हो रहा है, उस पर उसको शाबाश ज़रूर देते रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, क्योंकि इसी सीरीज़ को लेके प्रोग्राम्स में फैमिलीज़ के लिए, लव्ड वंस के लिए, जहाँ पे कोई जिस भी प्रॉब्लम का शिकार है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और बात करेंगे तो बात बनेगी। आज के प्रोग्राम के लिए आप सबका यहाँ पर आने का और अपनी इनपुट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सपर्टीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फ्राइडे को हम हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ 5 बजे के बाद। सो आपको देखना चाहेंगे हम यहीं पे, इसी फोरम पे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Thanks, Nancy.